नमस्ते नए पाठकों। यह मेरी कहानी इश्क मुबारक का 18वां भाग है। कहानी के बाकी 17 भाग मेरे पुराने चैनल टेल्स बाय प्रतिज्ञा पर सुरक्षित हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर रही हूँ, ताकि आपको पुराने चैनल तथा कहानी के पुराने भाग ढूंढने में सरलता हो। मेरे चैनल पर आने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। नमस्ते। आज आप सभी मेरे यानी प्रतिज्ञा के साथ सुन रहे हैं इश्क मुबारक कहानी का 18वां भाग। आकाश के सुंदर से पीले कुर्ते पर खून के थोड़े बहुत धब्बे पड़ गए थे। उसके माथे पर आई खरोंच से भी खून बह रहा था। उस पर नज़र पड़ते ही धृति की तो सांसें ही रुक गईं। वो बदहवास सी औरतों के बीच से दौड़ती हुई आकर्ष के पास पहुंची। धृति की माँ का भी वही हाल था। पंडित जी उस समय कहीं बाहर गए थे। क्या हुआ बेटा, ये सब कैसे हो गया? हाँ, ये चोट चपेट कैसे लग गई? कुछ नहीं मम्मा, परेशान मत हो। वो ज़रा सा लड़खड़ा गया था, गिर गया तो पत्थर सर पर लग गया, और कुछ नहीं। आप फंक्शन चालू रखो। दुलारी ने रज्जन की तरफ देखा। आकाश उसे पहले से ही घूर रहा था कि खबरदार अगर किसी से कुछ कहा तो। हाँ 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 चाची, वो पैर फिसल गया और कुछ नहीं। जब तक हम संभालते तब तक चोट लग गई। दुलारी ने उसके सिर पर बहुत प्यार से हाथ फेरा। आकाश को शोभा की याद आ गई। वही अपनापन, वही लाड। वो फिर से धृति से बोली, जल्दी से डिटॉल लाकर घाव साफ करो। धृति उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गई और दौड़कर डिटॉल और रुई ले आई। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। किससे लड़कर आए हैं? पागल हो क्या? यहाँ किसी को जानता हूँ क्या जो लड़ूंगा? अरे बस गिर गया था तो चोट लग गई। कैसे गिरे थे? चोट सर पे लगी और खून का इतना सारा धब्बा कुर्ते पर लग गया। उतारियो कुर्ता, अंदर भी चोट लगा है। तुम बात बात पर मेरे कपड़े क्यों उतरवाने लगती हो? तुम्हारी नीयत मुझे ठीक नहीं मालूम देती। हमने कहा ना एक बार कुर्ता उतारिए, तो उतारिए जल्दी से। अरे कहाँ ना, कोई चोट वोट नहीं लगी है बाबा। धृति ने ज़बरदस्ती उसका कुर्ता उतरवा ही दिया। वो बिल्कुल ठीक था, उसे ज़रा सी भी चोट नहीं आई थी। आकाश उठकर खड़ा हो गया। उसका सीना धृति के चेहरे के ठीक सामने आ गया। लो, अब जी भर के देख लो, और जब मन भर जाए तो चोट पर दवा भी लगा देना। धृति ने उसके सीने पर धक्का देकर उसे बिस्तर पर बिठा दिया और जल्दी से डिटॉल से घाव साफ करने लगी। आकाश बच्चों की तरह कसकर आंखें भींचे हुए बैठा था। तब तक उसकी माँ एक कटोरे में हल्दी का लेप और बड़े से गिलास में दूध ले आई। धृति ने दरवाजे से सामान ले लिया। माँ, आप बाहर रस्म पूरी होने दो, ये एकदम ठीक हैं। उसने कटोरा बिस्तर पर रखा और दूध का गिलास आकाश को पकड़ा दिया। ये क्या है? हल्दी वाला दूध है, जल्दी से पी जाइए। अरे मुझे दूध अच्छा नहीं लगता यार, ज़्यादा बच्चा बनने की ज़रूरत नहीं है। नाक बंद करके मुंह में लगाइए और एक घूंट में पी जाइए। आकाश गंदा सा मुंह बनाए दूध के गिलास को देख रहा था। धृति उसके माथे पर हल्दी का लेप लगाने लगी। इससे घाव जल्दी भर जाएगा। पत्थर लगने की वजह से माथा सूजने लगा था। धृति बहुत हल्के हाथों से लेप लगा रही थी। आकाश को ना जाने क्या शरारत सूझी। उसने झट से कटोरे से हल्दी निकालकर धृति के गालों से होते हुए उसके सीने तक उंगलियों की छाप बना दी। बाहर नीलम को हल्दी लग रही थी। नई दुल्हन का रंग निखारा जा रहा था। अंदर उस बंद कमरे में भी अनजाने में ही सही इश्क की एक रस्म पूरी हो गई थी। मोहब्बत का रंग सर चढ़कर बोल रहा था। वो हल्दी उस समय मोहब्बत का पैगाम थी, उस मोहब्बत का जिसने दो दिलों पर अपना कब्ज़ा जमा लिया था। धृति बहुत प्यार से उसके सर को सहला रही थी और आकाश बेड पर बैठा हुआ उसकी कमर में हाथ डाले बच्चों की तरह उसकी डांट सुन रहा था। अब आप कहीं बाहर नहीं जाएंगे? ये शहर नहीं है, गांव है।
ऊबड़ खाबड़ सड़क रहता है, गिट्टी पत्थर पड़ा रहता है, उस पर भी ऊपर आंखें तान कर चलेंगे तो चोट तो लगेगा ना। आकर्ष ने अपना चेहरा उसके पेट पर टिका दिया। उसकी सांसें धृति के पेट पर गुदगुदी कर रही थीं। उसने कंधों से आकर्ष को सीधा किया। चलो, अब हो गया। अब मैं ठीक हूँ। मैं जा रहा बाहर। वहाँ कई लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। आकर्ष की आंखों में शरारत थी। वह उठ खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ भागा। कुर्ता पहनेंगे या ऐसे ही जाइएगा? ज़्यादा सलमान खान बनने का ज़रूरत नहीं है। आकर्ष को याद आया, उसने कुर्ता नहीं पहना था। उसने झट से बिस्तर पर पड़ा कुर्ता उठाया और पहनकर चल दिया। आखिर अपनी सालियों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करा सकता था ना। वो बेचारी उसे घायल देखकर खुद घायल हो गई थी। आकर्ष के जाने के बाद धृति कमरे में ही बिस्तर पर बैठ गई। न जाने की सोच में डूबी थी। वो वहाँ से उठी और सीधा चक्की में बैठे रज्जन के पास पहुँच गई। रज्जन, जो चुपचाप कहीं खोया हुआ था, अचानक उसे सामने खड़ा देख चौंक गया। का हुआ? ई तो हमें भी जानना है कि का हुआ था। धृति उसके सामने पड़ी चौकी पर बैठ गई। का हुआ था मतलब कोई पत्थर वत्थर पर नहीं गिरे हैं। वो कुर्ता पर जर को धूल मिट्टी नहीं लगा था। ऐसे गिरता है कोई ज़मीन में? हमको सच सच बताओ। जो बताए वही सच है। पत्थर पर गिरे तो सर फूट गया, और कुछ नहीं। धृति चौकी से उठकर उसे पीटने दौड़ी। ऐसा लपड़ पड़ेगा ना कि झंझना जाओगे एकदम। बहुत जीजा जी का चेला बनने का शौक चढ़ा है। बराओ ना रानू, तुम्हें सच बताएंगे तो जीजा जी हमें सूद देंगे। चाची की डांट पड़ेगी सो अलग। का मतलब ये सूद देंगे? कुछ और बात है ना? रज्जन ने नज़रें झुकाते हुए कहा। वो बब्बन मिला था। धृति जहाँ की तहाँ जड़ हो गई। फिर दौड़कर रज्जन के पास जाकर खड़ी हो गई। वो कमीना मारा इनको, उसका इतना हिम्मत, इन पर हाथ उठाया। उसकी तो जान ले लेंगे हम। रज्जन ने मुस्कुराते हुए धृति का हाथ पकड़कर चौकी पर बिठा दिया। अब तुम जान ही गई हो तो मज़े की बात सुनो। आज जिज्जा ने उस छुट्टे सांड की जो धुलाई की है ना, अगले 7 जन्म कराता हुआ पैदा होगा कसम से। का सच में? ये उसे पीटे और करानो? तुम देखती तो एक बार। बहुत ज़बरदस्त तरीके से 3 लौंडों को गपचिया लिए और फिर दे घूसा थोबड़ा बिगाड़ दिया चारों का। एक को तो हमने भी पटक के धोया। और इन्हें चोट कैसे लगा? वो जाते टाइम बब्बन ने सर पर पत्थर मार दिया। जिज्जा तो उसके प्राण ही ले लेते। फिर हमें लगा काहे मामला कोर्ट कचहरी तक चला जाए तो हम पहले ही उन्हें वापस ले आए। धृति सोच में डूब गई। लेकिन रानो, आज पहली बार कोई इन ससुरों को उनकी औकात दिखाया है। मज़ा आ गया भोले बाबा की कसम। धृति उठकर जाने लगी। ए रानो, तुम जिज्जा से कुछ मत कहना। हाँ, वो मना किए थे। घर में बताए तो बवाल होगा बेमतलब का। शादी का माहौल है ना, सब कुछ सही तरीके से निपट जाए तो अच्छा होगा। और तुम उनकी मान लिए। बब्बन को तुम ज़्यादा जानते हो या वो? 2 दिन नहीं आए शहर से और यहाँ आते ही हीरोगिरी शुरू कर दिए। अरे मरकहा बैल है वो बब्बन, कहीं कट्टा वट्टा चला देता तो। रज्जन दुखी होकर सर झुकाकर बैठ गया। धृति ने प्यार से उसका सर सहलाया। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? ना, हम तो एकदम ठीक हैं। एक बात बताएं रानू, अगर आज जीजा जी को कुछ हो जाता ना तो हम भी घर लौट कर ना आते, कुआं में कूद के जान दे देते। धृति ने प्यार से उसे एक हल्की सी चपत लगाई। देखो, ऐसा ना बोलना आइंदा। एक ही तो भगवान भाई दिया है हमें, उसे कुछ ना होने देंगे हम। रज्जन की आंखों में आंसू आ गए। धृति अंदर चली गई। आकर्ष बाबू गोपियों के बीच बैठे आकर्षण का केंद्र बने थे। धृति ने दूर से ही फ्लाइंग किस दी और अपने कमरे में भाग आई। आकर्ष का फ़ोन बिस्तर पर पड़ा था और बार बार बज रहा था। कुर्ता उतारते हुए गिर गया होगा शायद। धृति ने फ़ोन उठाया।
रूही नाम फ्लैश हो रहा था। धृति फ़ोन लेकर आकर्ष के पास पहुंच गई। आकर्ष ने थोड़ी देर बात करने के बाद फ़ोन काट दिया। रात को आकर्ष बहुत बेचैन हो गया। उसके सर की चोट बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। माथा काफ़ी सूज आया था और दर्द इतना भीषण था कि नींद आकर दर्द के झोंकों से टूट जाती थी। वो चाहता था कि धृति को उठाकर एक पेन किलर मांग ले, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि यहाँ पेन किलर के नाम पर उसे वापस हल्दी वाला दूध ही मिलेगा पीने को। बेचारा आकाश, उसे बहुत याद आ रही थी घर की नहीं, बार की। बस एक पैग मिल जाए इस टाइम, इस सारे दर्द की तो ऐसी की तैसी हो जाए। इससे अच्छा पेन किलर तो बना ही नहीं है इस दुनिया में। दर्द दिल का हो या बदन का, बस इस जादुई दवाई से चुटकी में छूमंतर हो जाता है। और आकर्ष जैसा इंसान जिसे रोज़ रात पीकर ही नींद आती थी, उसने 3 दिन से सूंघा तक नहीं था। आज तो तलब कुछ ज़्यादा ही हो रखी थी। क्या किया जाए, यहाँ तो कोई जुगाड़ भी नहीं हो सकता। रात भी बहुत हो गई है। गांव में विस्की कहाँ धरी होगी इतने टाइम। रचन रोज़ शहर जाता है, याद ही नहीं रहता, वरना उसी से मंगा लेता। अब इतनी रात को क्या किया जाए। सर का दर्द उसे कुछ और सोचने भी नहीं दे रहा था। हाल ये था कि बगल में बिस्तर पर भी धृति की जगह उसे विस्की की बोतल ही दिखाई दे रही थी। आकर्ष उठकर बाहर आ गया। सब सो रहे थे। धीरे से किवाड़ खोलकर बाहर निकला। बाहर रज्जन चारपाई डाले लेटा हुआ था। तो ये था इश्क मुबारक कहानी का 18वां भाग। कहानी के 19वें भाग को पढ़ने के लिए आप अगले रविवार का इंतज़ार करें, क्योंकि अगला भाग अपलोड होगा रविवार शाम 7 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।